हेलो एंड वेलकम यू ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज से मैं स्टार्ट करने वाला हूं क्विक रिवीजन वीडियो सीरीज। यह सीरीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पे मैं जितने भी क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। और मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन का आंसर ही नहीं बताऊंगा, बल्कि एक क्वेश्चन के रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है सभी कॉन्सेप्ट आपके साथ में डिस्कस करूंगा। इसलिए ये वीडियो सीरीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेरे कंप्लीट लेक्चर्स देखना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी जहां पे आपको सारे सब्जेक्ट्स के सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। और अगर आपको इन सारे लेक्चर्स की अपडेट्स चाहिए तो टेलीग्राम पे जाओ, वहां पे सर्च करो मलिक ट्यूटोरियल ऑफिशियल, इस ग्रुप को ज्वाइन करो। वहां पे आपको सारी अपडेट्स एंड इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। नाउ लेट अस स्टार्ट। पहला ही क्वेश्चन हमारे पास है, विच वन इज द फीचर ऑफ मार्शल्स डेफिनेशन। मार्शल ने जो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन दी है, इनमें से जो मार्शल्स डेफिनेशन है उनके कौन से फीचर्स हैं। सबसे पहले हमारे पास चार इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कौन सी डेफिनेशन किसने दी है और उसने कौन सी बुक लिखी है। जैसे एडम स्मिथ, एडम स्मिथ ने जो बुक लिखी है एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड काजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, ये एडम स्मिथ की बुक है, ठीक है। और इसमें इसने इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया, इकोनॉमिक्स एज वेल्थ, यानी जो वेल्थ डेफिनेशन है वो दी है एडम स्मिथ ने, ठीक है। इसी तरह से अल्फ्रेड मार्शल, अल्फ्रेड मार्शल ने जो डेफिनेशन दी है ना वो दी है वेलफेयर डेफिनेशन। लाइनल रॉबिन्स, इसने जो डेफिनेशन दी है वो दी है स्कैर्सिटी डेफिनेशन। एंड सैमुअलसन ने दी है ग्रोथ डेफिनेशन, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास जो फीचर है मार्शल्स डेफिनेशन वो क्या होगा, वो होगा वेलफेयर, ठीक है ना। यानी लिमिटेड एंड्स, ये वेलफेयर है नहीं है। स्कैर्स मींस ये वेलफेयर है नहीं है। स्टडी ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये भी वेलफेयर नहीं है, बल्कि स्टडी ऑफ मटेरियल वेलबींग एज वेल एज स्टडी ऑफ मैनकाइंड। जब हम मैनकाइंड की स्टडी करेंगे तो यहां पे कॉन्सेप्ट आएगा वेलफेयर क्या। हेंस सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये एसएससी सीजीएल 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज रिलेटेड टू पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। नाउ इकोनॉमिक्स दो टाइप की होती हैं जब हम कंसिडर करते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, और इसका हमारे पास साथ में आता है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। नाउ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील करती है बेस्ड ऑन एक्चुअल डेटा, फैक्ट्स एंड नंबर्स। इकोनॉमिक्स में जब हम डेटा की बात करते हैं, फैक्ट की बात करते हैं, तो उसको हम कहते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। जब हम अपना ओपिनियन देते हैं, जैसे मैं ओपिनियन दूंगा कि हमारी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होनी चाहिए, पॉवर्टी नहीं होनी चाहिए, इनकम अच्छी होनी चाहिए, तो ये क्या है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, यानी ये ओपिनियंस हैं। और पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में क्या होते हैं, फैक्ट होते हैं, डेटा होता है, जो कि सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है, उसको हम वेरीफाई कर सकते हैं, लेकिन ओपिनियन को आप वेरीफाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। नाउ अगर हम क्वेश्चन पे आते हैं, देखो, इन्फ्लेशन इज बेटर देन डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन बेटर है डिफ्लेशन से। क्या ये कोई फैक्ट है, नहीं, ये फैक्ट नहीं है, बल्कि एक ओपिनियन है। मैं ही ओपिनियन दूंगा कि इन्फ्लेशन अच्छा है डिफ्लेशन से, तो ये आएगी हमारे पास नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, ठीक है। ये ऑप्शन कैंसल। उसके बाद an increase in money supply implies a price rise in an economy। देखो इस पे अच्छे से आप फोकस करो। जब मनी सप्लाई एक इकोनॉमी में इंक्रीज हो जाएगी, जब पैसा बहुत ज्यादा होगा, जब पैसा बहुत ज्यादा होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, प्राइस राइज होगी। तो बिल्कुल ये एक फैक्ट है, ये कोई भी ओपिनियन नहीं है। इसका मतलब ये हमारे पास क्या है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। सो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बाकी ऑप्शन को हम देखेंगे। इनइक्वालिटीज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम्स शुड बी रिड्यूस्ड, ये भी एक ओपिनियन है कि हमें जो है इनइक्वालिटीज कम करनी चाहिए, ठीक है। मोर प्रोडक्शन ऑफ लग्जरी गुड इज नॉट गुड फॉर लेस डेवलप्ड कंट्री, ये भी एक
ओपिनियन है, यानी नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट डैश डैश आर सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। नाउ हमारे पास एक होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स, एक होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स। नाउ जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है ये स्टडी करती है एग्रीगेट ऑफ द नेशन एज ए होल, यानी टोटल। यहां पे टोटल की बात होती है, यानी बड़े लेवल पे बात होती है। और जो माइक्रो है ये स्मॉल लेवल यानी इंडिविजुअल की बात करती है। ठीक है, नाउ यहां पे अगर हम ऑप्शंस को देखेंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम, तो नेशनल इनकम किसी एक इंडिविजुअल की बात नहीं है, या बल्कि टोटल नेशन की बात हो रही है। तो ये हो गया मैक्रो। ओके, उसके बाद इकोनॉमिक ग्रोथ, ये भी क्या हो गया मैक्रो। जब हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करेंगे तो हम एक कंट्री की बात करेंगे। ठीक है, इन्फ्लेशन यानी जनरल इंक्रीज इन द प्राइस लेवल। जब हम इन्फ्लेशन कहेंगे तो इन्फ्लेशन किसी एक विलेज के लिए हम नहीं कहेंगे, बल्कि पूरी कंट्री के बात की हम बात करेंगे। उसके बाद प्राइस इक्विलिब्रियम एनालिसिस, जब हम प्राइस की बात करेंगे यानी प्राइस इक्विलिब्रियम एनालिसिस, तो ये हमारे पास एग्रीगेट नहीं है बल्कि एक इंडिविजुअल लेवल पे है। ठीक है, यानी ये आएगा हमारे पास माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो यहां पे सारे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स, सिर्फ एक यहां पे है प्राइस इक्विलिब्रियम एनालिसिस। दिस इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, हेंस डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिक्स्ड इकोनॉमी मींस एन इकोनॉमी वेयर। मिक्स्ड इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी होती है जिसमें कैरेक्टरिस्टिक पाए जाते हैं मार्केट इकोनॉमी के भी एंड प्लान्ड इकोनॉमी के भी। अब मार्केट इकोनॉमी में होता है प्राइवेट सेक्टर, एंड प्लान्ड इकोनॉमी या कमांड इकोनॉमी में होता है पब्लिक सेक्टर। अब मिक्स्ड इकोनॉमी में ये दोनों सेक्टर पाए जाते हैं, यानी देयर इज कोएग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर along with private sector. Hence, second option is the correct answer. Next question. Which of the following is not an economic activity? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड अक्सर यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। आपने बताना है इनमें से कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। सबसे पहले हम समझेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती क्या है। देखो, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है ना, उसके लिए ये दोनों जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक है इनका होना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जिसमें प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन या कंजप्शन, इन तीन में से कोई एक का होना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पे टू अर्न देयर इनकम, और जब ये एक्टिविटीज की जाती है तो उसके बदले में हम इनकम अर्न करते हैं। ठीक है, तो इस केस में वो हमारे पास हो गई इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक है। सबसे पहले सेल्फ सेटिस्फेक्शन, अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए वो चीज हम करते हैं। अगर वही चीज हम किसी और के लिए करेंगे जहां से हमें पैसे मिलेंगे तो वही चीज वही काम हो गया इकोनॉमिक एक्टिविटी, और अगर हम खुद के लिए करेंगे तो होगी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। उसके बाद ऑब्लिगेटरी, ऑब्लिगेटरी होता है जरूरी, जैसे बहुत सारे सोसाइटीज में कुछ नॉर्म्स होते हैं जो हमें करने ही करने हैं और जिसके बदले में कोई भी पैसा नहीं मिलता है। जैसे अगर हम देखेंगे पूजा करते हैं या नमाज पढ़ते हैं, तो ये एक ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जिनके बदले में हमें कोई भी मॉनेटरी प्रॉफिट नहीं मिलता है। ठीक है, उसके बाद नो फाइनेंशियल रेम्यूनरेशन, ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यहां पे आपको बदले में कोई भी रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगा, तो इसको हम कहेंगे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब आओ आप ऑप्शन पे देखो, कंजप्शन ऑफ फूड आइटम्स, तो कंजप्शन भी पार्ट है इकोनॉमिक एक्टिविटी का। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हुए होंगे, लेकिन ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अगर आप खाओगे नहीं तो फिर काम करोगे कैसे। ऑनलाइन टीचिंग ये तो है ही है। उसके बाद डॉक्टर कंसल्टिंग हिज ऑन फैमिली, अपनी फैमिली को वो कंसल्ट कर रहा है, उसको वहां पे कोई भी पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है, हेंस बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु गेव द स्कैर्सिटी सेंट्रिक डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। अब ये क्वेश्चन आपके लिए है,
बिकॉज फर्स्ट क्वेश्चन में ही मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था। अब ये क्वेश्चन प्रीवियस पेपर में आया हुआ था, इसलिए यहाँ पे मैंने डिस्कस किया। अब आपने लिखना है कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर 6 और इसका आंसर मुझे चाहिए कमेंट बॉक्स में। यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे ऑप्शन नंबर 2 एंड ऑप्शन नंबर 4 में। अच्छे से इसका आंसर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कैर्सिटी इन इकोनॉमिक्स इज एन। जो स्कैर्सिटी है, जब भी हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स में स्कैर्सिटी यानी कमी, तो कमी क्या है? क्या ये एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट है या रिलेटिव कॉन्सेप्ट है? इन्हीं दो ऑप्शन में हमने चूज करना है, बिकॉज इररेलेवेंट ये तो है ही नहीं, बिकॉज ये तो रेलेवेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब मुझे आप बताओ, जो स्कैर्सिटी है क्या वो एब्सोल्यूट है यानी कमी है? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास रॉ मटेरियल जैसे आयरन, क्या ये हमारे पास है ही नहीं? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता है, बल्कि ये एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। जितनी डिमांड है उतना सप्लाई नहीं होती है, यानी जो स्कैर्सिटी है दिस इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट। और किसके साथ? अनलिमिटेड वांट्स ऑफ पीपल। हमारी जो अनलिमिटेड वांट्स है ना, उसके कंपैरिजन में जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, यानी स्कैर है। ठीक है, तो ये हमारे पास आएगा रिलेटिव कॉन्सेप्ट। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ हाउ टू प्रोड्यूस इज रिजॉल्व्ड बाय। अब जो हमारे पास एक सेंट्रल प्रॉब्लम है हाउ टू प्रोड्यूस, इसको हम किस तरह से रिजॉल्व करेंगे? सबसे पहले हम समझेंगे ये हाउ टू प्रोड्यूस प्रॉब्लम है क्या। अब हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे हम प्रोड्यूस करेंगे, यानी ये आएगा टेक्निक। यानी आइदर हम इस्तेमाल करेंगे लेबर इंटेंसिव या कैपिटल इंटेंसिव, यानी आप मजदूर लगाओगे या आप कैपिटल लगाओगे यानी मशीनरी लगाओगे। ठीक है, अब इसको आप कैसे रिजॉल्व करोगे? जब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा, जैसे आप कहीं पे फैक्ट्री एस्टेब्लिश कर रहे हो, अब आपके माइंड में ये आएगा, यार मैं हाउ टू प्रोड्यूस कैसे प्रोड्यूस करूंगा? क्या मैं मजदूर लगाऊंगा या मैं मशीनरीज लगाऊंगा? अब वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? क्या वो डिमांड एंड सप्लाई पर डिपेंड करेगा? अभी तो वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। डिमांड एंड सप्लाई ऑफ गुड्स अभी तो आपने प्रोड्यूस ही नहीं किए हैं, अभी आपको प्रोड्यूस करने हैं, तो वो डिपेंड करेगा रिलेटिव प्राइसेस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। आपके पास जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो कौन से अवेलेबल है? अब आपने एक गांव में ये एस्टेब्लिश की है, वहां पे आपको मशीनरी मिलेगी, लेबर मिलेगी, क्या आपको अवेलेबल होगा? ठीक है, एक चीज। उसके बाद उन दोनों के प्राइसेस को आप कंपेयर करोगे कि कौन मुझे ज्यादा सस्ता पड़ेगा, आइदर लेबर या कैपिटल, या जिस हिसाब से जो भी आपके माइंड में हो। यानी जो हाउ टू प्रोड्यूस प्रॉब्लम है, इसको इसका जो सोल्यूशन है वो क्या होगा? रिलेटिव प्राइस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। हेंस सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। यहां पे आपको मैच करना है द प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, स्कैर्सिटी एंड प्रॉब्लम ऑफ टेक्निक। जल्दी से जरा आप इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा, मैं थोड़ा सा आपके लिए वेट करता हूं। देखो, पहला ऑप्शन हमारे पास है द प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। जो सेंट्रल प्रॉब्लम है उसमें से एक प्रॉब्लम है प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। हम रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट करेंगे, यानी हमारे पास ये रिसोर्सेज अवेलेबल है, अब हम इन रिसोर्सेज से क्या क्या बनाएंगे? आइदर हम, जैसे हमारे पास लैंड है, ठीक है, अब इस लैंड पे हम राइस उगाएंगे या वेट उगाएंगे या यहाँ पे हम फैक्ट्री लगाएंगे। यानी ये जो हमारे पास प्रॉब्लम है, ये कौन सी प्रॉब्लम है? ये हमारे पास प्रॉब्लम है व्हाट टू प्रोड्यूस। हम प्रोड्यूस करें तो करें क्या, यानी पहला आएगा इसके साथ। ठीक है, उसके बाद प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन की बात आएगी, तो ये कौन सी प्रॉब्लम है? ये प्रॉब्लम है हम किसके लिए बनाएंगे, आइदर हम पुअर्स के लिए चीजें बनाएंगे या हम रिच के लिए चीजें बनाएंगे, यानी फॉर होम टू प्रोड्यूस। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन आएगा कि हम किसके लिए प्रोड्यूस करेंगे, तो ये इसके साथ आएगा। उसके बाद स्कैर्सिटी, स्कैर्सिटी एक इकोनॉमी में क्या है? रूट कॉज ऑफ ऑल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। जितनी भी हमारे पास इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं वो किसकी वजह से हैं? वो सारी की सारी स्कैर्सिटी की वजह से हैं। अगर हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो अनलिमिटेड होते तो फिर ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं होती। उसके बाद प्रॉब्लम ऑफ टेक्निक, ये किसके साथ है? हाउ टू प्रोड्यूस। यानी यहां पे हमारे पास ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज अ मार्केट इकोनॉमी रिजॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ फॉर होम टू प्रोड्यूस? जरा इसका आंसर जल्दी से आप कीजिएगा। आप मुझे बताओ, जो मार्केट इकोनॉमी है, यानी जहां पे जो प्रोडक्शन होती है, जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, वो किसके बेसिस पे होती है? डिमांड एंड सप्लाई। हमने कोई चीज प्रोड्यूस करनी है, ठीक है, उसकी डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है, इसके ऊपर ये डिपेंड करेगा। अब यहां पे क्वेश्चन है, फॉर होम टू प्रोड्यूस, हम किसके लिए प्रोड्यूस करेंगे? क्या मार्केट इकोनॉमी में वेलफेयर को कोई कॉन्सेप्ट होता है कि हम गरीब लोगों के लिए प्रोड्यूस करेंगे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। यहां पे खालिस जो होती है वो होता है परचेजिंग पावर। जिन लोगों के पास परचेजिंग पावर होती है, उनकी क्या नीड है, उन्हीं के लिए हम प्रोड्यूस करेंगे। हेंस बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ अ चूजन एक्टिविटी? इनमें से कौन सी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है किसी भी चूजन एक्टिविटी की? सबसे पहले हम समझेंगे ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता क्या है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द फॉरगॉन बेनिफिट दैट वुड हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम एन ऑप्शन नॉट चूजन। सिंपल में अगर मैं आपको बताऊंगा ना, जो चीज आपने सैक्रिफाइस किया किसी चीज के लिए, उसी को हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ये जमीन है, यहां पे आप राइस भी उगा सकते हो और वेट भी उगा सकते हो। आपने क्या किया, आपने यहां पे राइस उगाया, यानी वीट आपने छोड़ दिया ना, वीट आपने नहीं उगाया, वही आपकी हो गई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। नाउ अब आप ऑप्शन पे आओ, आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट, क्या वो आपके पॉकेट से जाती है? नहीं जाती है, ठीक है। आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट प्लस कॉस्ट इंकर्ड बाय द गवर्नमेंट, ये भी नहीं है। वैल्यू ऑफ ऑल अपॉर्चुनिटीज फॉरगॉन, जो आपके पास अपॉर्चुनिटीज हैं वो हमने छोड़ दी, नहीं। सिर्फ ये नहीं है, बल्कि जो नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव था ना, जो हमने छोड़ दिया, उसी को हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव दैट इज गिवन अप। जो हमारे पास दूसरा अल्टरनेटिव था ना, बेस्ट अल्टरनेटिव, जो हमने छोड़ दिया किसी चीज के लिए, उसी को हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। हेंस फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंट इनसाइड द प्रोडक्शन पोटेंशियल। प्रोडक्शन पोटेंशियल को ही हम कहते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करो, ट्रांसफॉर्मेशन करो, या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। अब ये प्रोडक्शन पोटेंशियल या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करो होती क्या है? ये एक ऐसी करो होती है जो शो करती है combination of two goods, different combination of two goods. Let us suppose that rice and wheat, which can be produced with the available resources, जिनको हम प्रोड्यूस कर सकते हैं विद द अवेलेबल रिसोर्सेज। अगर आपके पास जमीन होगी, यानी जमीन क्या होगी? फिक्स होगी, क्योंकि यहां पे एजम्पशन है रिसोर्सेज आर गिवन, यानी जो भी आपके पास रिसोर्सेज होंगे वो फिक्स होंगे और उनको हम फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज करेंगे, और हमारे पास जो टेक्निक है प्रोडक्शन की वो भी सेम रहेगी। जब हम इन रिसोर्सेज को फुली और एफिशिएंटली यूटिलाइज करेंगे, तब जाके ये कर्व बनेगी। और इस कर्व के ऊपर जो भी हमारे पास प्रोडक्शन कॉम्बिनेशन होगा, वो होगा कि हमने जो रिसोर्सेज हैं वो फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज किए हैं। जैसे यहां पे डॉट है, ये एक डॉट है, इसको मैं ए रखूंगा और इसको मैं बी रखूंगा। ए पे भी रिसोर्सेज फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज हुए हैं और बी पॉइंट पे भी फुली एंड एफिशिएंटली रिसोर्सेज यूटिलाइज हुए हैं, ठीक है। इसके बाहर अगर होगा कोई भी पॉइंट तो वो इम्पॉसिबल होगा, यानी इसको हम अचीव नहीं कर सकते हैं। हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, इतनी जमीन हमारे पास नहीं है, और इसके अंदर जो भी पॉइंट होगा वो इनएफिशिएंट होगा, यानी हमारे पास जमीन है, इसको हम अच्छी तरह से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तभी कोई भी पॉइंट इस कर्व के अंदर होगा, ठीक है। अब यहां पे क्वेश्चन है, पॉइंट इनसाइड द प्रोडक्शन पोटेंशियल, तो यहां पे क्या होगा? इनएफिशिएंट होगा, ठीक है। यानी इज फीजिबल, यानी इसको हम अचीव कर सकते हैं, यानी इतनी प्रोडक्शन हम कर सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा भी कर सकते थे, बट नॉट एफिशिएंट, ठीक है। तो इसका यही करेक्ट आंसर होगा, यानी थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट?
किस में, ये जो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है, इनमें से किसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं होती है? देखो, एक चीज मैं आपको बताऊंगा, सबसे पहले किसी चीज की कॉस्ट होगी, उसके बाद हम बात करेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की, ठीक है? यहां पे जो सनलाइट है ना, क्या सनलाइट की कोई कॉस्ट है? आप कोई पैसे देते हो तब जाके आपके ऊपर सनलाइट पड़ती है? नहीं। जो सनलाइट है ये बिल्कुल फ्री गुड है, इसकी कोई भी कॉस्ट नहीं है, इसलिए इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं है। आपको याद रखना है, जो चीजें फ्री में मिलती है, जैसे हवा हो गया, पानी हो गया या सनलाइट हो गई, इनकी कोई कॉस्ट नहीं है, मतलब इनकी कोई भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं है। यानी अगर हम सनलाइट हम ले रहे हैं, हम धूप में बैठे हैं, तो उससे कोई कमी नहीं होगी। यानी जो हमारे पास सप्लाई है ना, वो अनलिमिटेड है डिमांड से, हमारी वजह से किसी की धूप कम नहीं होंगे, ठीक है? तो हेंस सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following statements is true with regard to an economy which is on its production possibility frontier? अगर कोई भी इकोनॉमी, देखो वो किस पे है, इकोनॉमी विच इज ऑन इट्स प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, यानी बिल्कुल इसके ऊपर है। आप समझो कि जो इकोनॉमी में है वो इस लाइन के ऊपर है। अब जरा मुझे आप बताओ, अगर कोई भी इकोनॉमी इस लाइन के ऊपर है तो वो क्या होगी? इस लाइन पे जो रिसोर्सेज हैं वो किस तरह से इस्तेमाल होते हैं? जल्दी से जरा मुझे आप बताओ। वो फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज होते हैं, ठीक है? अब आओ क्वेश्चन पे। The economy has to sacrifice some production of one commodity in order to increase the production of another commodity. ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। देखो, यहां पे हमारे पास ये प्रोडक्शन है, लेट अस सपोज दैट ये राइस है और ये व्हीट है। अगर हमें ज्यादा व्हीट प्रोड्यूस करनी है, यानी अगर आप चाहते हो व्हीट ज्यादा प्रोड्यूस करना, तो आपको राइस कम करना पड़ेगा, बिकॉज आपके पास जो रिसोर्सेज है ना वो फिक्स है। ये आपके पास खेत है, पहले आप इतना आप प्रोड्यूस करते थे राइस और इतनी आप वेट प्रोड्यूस करते थे। अब आपके पास जो रिसोर्सेज है वो फिक्स है, यही हम एजम्पशन मान के चलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करो में। अगर आप राइस को बढ़ाना चाहते हो तो आपको वेट कम करनी पड़ेगी, यानी अगर आप एक चीज बढ़ाना चाहते हो तो दूसरे को आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। सो यहां पे है, द इकोनॉमी हैज टू सेक्रीफाइस सम प्रोडक्शन ऑफ वन कमोडिटी in order to increase the production of another commodity. बाकी क्वेश्चन को थोड़ा देखो। There is no limit या constant for the economy in the production of goods and services. बिल्कुल कांस्टेंट होती है, लिमिटेशंस होती हैं, आपके पास रिसोर्सेज फिक्स हैं, आपकी जो टेक्निक है वो चेंज नहीं होनी चाहिए, ठीक है? इसी तरह से यहाँ पे है, द इकोनॉमी कैन बी प्रोड्यूस मोर देन वन कमोडिटी अप टू पॉइंट विदाउट रिड्यूसिंग, नहीं, विदाउट रिड्यूसिंग नहीं चलेगा, ठीक है? इट्स प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर इज अपवर्ड स्लोपिंग। क्या ये अपवर्ड स्लोपिंग है? नहीं, बल्कि डाउनवर्ड स्लोपिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द शेप ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करो। अब देखो, जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करो है वो इस तरह की होती है ना? मैंने आपको एक चीज बताई है, अब आपको कैसे याद रहेगा? आइदर ये कन्वेक्स है या कनकेव है, तो यहां पे आपको ये पॉइंट मिलेगा, केव, केव मींस गार। तो देखो यहाँ पे गार जैसी बन रही है, इस तरह से होती है ना, तो यानी जो इस तरह से अंदर की तरफ होती है वो होती है कनकेव, ठीक है? यानी कनकेव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोनॉमिक मीनिंग ऑफ इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट implies that to produce more units of good X, the unit of the other good have to be sacrificed on N. सबसे पहले थोड़ा हम समझेंगे ये जो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ये होता क्या है। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल, ठीक है? एडिशनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है जो चीज आपने सैक्रिफाइस की इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस मोर अदर, यानी अगर आप दूसरे जो गुड्स हैं उसको आप ज्यादा प्रोड्यूस करना चाहते हो, उसके लिए आप कोई चीज सैक्रिफाइस करते हो, उसको हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब मार्जिनल का मतलब हो गया एडिशनल, यानी सिंपल ये एक रेट होता है। जैसा मैं आपको कहूंगा कि जो राइस है ये 100 रुपए पर केजी है, पर केजी का मतलब है रेट। इसी तरह से जो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ये भी क्या है? रेट होता है। क्या रेट होता है? एट विच द आउटपुट ऑफ वन गुड इज सैक्रिफाइस्ड, ये वो रेट होता है
जिस रेट पे आप एक कमोडिटी को, एक गुड को सैक्रिफाइस करते हो फॉर एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर गुड, दूसरे गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। इस रेट को आप कैसे निकालते हो? लॉस ऑफ आउटपुट, यानी जो चेंज होती है, ठीक है, लॉस ऑफ आउटपुट अपॉन गेन ऑफ आउटपुट, ठीक है, ये आपको याद रखना है, लॉस अपॉन गेन। ओके, तो इस तरह से हम मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। अब देखो, इकोनॉमिक मीनिंग आपने समझाना है कि इकोनॉमिक मीनिंग में अगर हम इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, अगर हमारे पास जो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो बढ़ रही है, ठीक है, अपॉर्चुनिटी जो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो क्या कर रही है? बढ़ रही है। तो इसका इकोनॉमिक मीनिंग क्या है? दैट टू प्रोड्यूस वन यूनिट ऑफ गुड एक्स, अगर हम एक गुड को इंक्रीज करेंगे यानी इसकी हम प्रोडक्शन ज्यादा करेंगे, द यूनिट ऑफ अनदर गुड हैव टू बी सैक्रिफाइस्ड। बिल्कुल, जो दूसरा गुड्स है वो तो हमें सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, लेकिन किस रेट पे? आइदर डिक्रीजिंग रेट पे, कांस्टेंट रेट पे, या इंक्रीजिंग रेट पे। कांस्टेंट तो पहले ही खत्म, अब यहां पे बचते हैं इंक्रीजिंग रेट या डिक्रीजिंग रेट। देखो, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तब इंक्रीज होगी, यहां पे देखो, जब हमारे पास, अब ये दो हमारे पास है ना, ये इंक्रीज तब होगा जब ऊपर वाली जो वैल्यू है ये बढ़ेगी, ठीक है, यानी जो लॉस ऑफ आउटपुट है ये इंक्रीज होगा एट इंक्रीजिंग रेट, ठीक है, यानी हमारे पास आएगा इंक्रीजिंग रेट, तभी जाके जो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो इंक्रीज होगी, ठीक है। अगर देखो, जो हमारे पास गेन ऑफ आउटपुट है, अगर ये इंक्रीज होगा, नीचे से वैल्यू अगर इंक्रीज होती है ना, तो जो टोटल वैल्यू है वो डिक्रीज होती है। जैसे यहां पे देखो जरा आप, 4/2 क्या है इसकी वैल्यू? इसकी वैल्यू है 2। अगर हम करेंगे 4/4, देखो नीचे वाली बढ़ी ना, तो अब आया 1, तो जो टोटल जो ओवरऑल वैल्यू है वो कम हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से यहां पे हमारे पास ए ऑप्शन क्या आएगा? करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कन्वेक्स टू द ओरिजिन पीपीसी इंप्लाइज, यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करो। आमतौर पर जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करो है वो इस तरह की होती है, यानी कनकेव टू द ओरिजिन। अब ये कन्वेक्स कैसे होगी, यानी बाहर की तरफ कैसे होगी? सबसे पहले हमने देखना है ये जो स्लोप है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करो का, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे, ठीक है। अब जब नीचे की तरफ हम जाते हैं ना, तो देखो नीचे की तरफ हम जाते हैं ऐसे, तो यहां पे जो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ना वो इंक्रीज होती है ड्यू टू इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करो है इसका स्लोप डाउनवर्ड होता है एंड कनकेव टू द ओरिजिन। अब कन्वेक्स कब होगा? जब हमारे पास मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी? डिक्रीज होगी, यानी उल्टा डिक्रीज होगी, तो हमारे पास होगी कन्वेक्स टू द ओरिजिन। अगर कांस्टेंट होगी तो हमारे पास जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करो है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन रहेगी, ठीक है। यहां पे आपने याद रखा, अगर हमारे पास जो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कास्ट है वो इंक्रीज होगी तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करो कनकेव होगी, ठीक है, एंड डाउनवर्ड स्लोपिंग। अगर डिक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा तो हमारे पास बाहर की तरफ, यानी कन्वेक्स टू द ओरिजिन। अगर कांस्टेंट होगी तो स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इफ अ पॉइंट फॉल्स इनसाइड द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करो, अगर कोई भी पॉइंट इसके अंदर गिर जाएगा, व्हाट डज इट इंडिकेट्स, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ रिसोर्सेज को हम ओवर यूटिलाइज कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। रिसोर्सेज को हम अंडर यूटिलाइज कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। लेकिन हमारे पास थर्ड ऑप्शन भी है, देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। अब इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट हो सकती है या अंडर यूटिलाइजेशन हो सकती है, दोनों ये बिल्कुल सही है। अब देखो, जो ह्यूमन है ना वो भी तो रिसोर्सेज हैं, जब अनएम्प्लॉयमेंट होगी तो उनकी अंडर यूटिलाइजेशन होगी, यानी जो ह्यूमन पॉपुलेशन है, जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनका हम पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। तो ये दोनों ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, हेंस डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमार्त्य सेन वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन विच फील्ड। इंडिया के बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट अमार्त्य सेन, जिनको 1998 में नोबेल प्राइज मिला था इकोनॉमिक्स में, लेकिन कौन सी इकोनॉमिक्स में? इनको मिला था वेलफेयर इकोनॉमिक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखिएगा आप।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ओइकोनोमिया मींस, ओइकोनोमिया एक ग्रीक वर्ड है, इसका क्या मतलब है? जल्दी से जरा मुझे बताओ। इसका मतलब है मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। हेंस फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। और ये जो मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड है ना, ये इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया था एरिस्टोटल ने, जो एक ग्रीक फिलोसफर था। उसने इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया था, इकोनॉमिक्स एज अ साइंस ऑफ हाउस होल्ड मैनेजमेंट। ये भी कभी कभार पूछा जाता है, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज नॉट इंक्लूडेड इन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन अ सिंपल इकोनॉमी? इसमें से हमने बताना है इसमें कौन सा इंक्लूड नहीं होता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, लेकिन किसमें? सिंपल इकोनॉमी। हमारे पास एक तो होती है सिंपल इकोनॉमी, एक होती है कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी। अब जो सिंपल इकोनॉमी, जैसा नाम वैसा काम, वहां पे सिंपल गुड्स प्रोड्यूस होती हैं, जो ह्यूमंस की जो बेसिक नीड्स होती हैं उसी को सेटिस्फाई करती हैं। एंड कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी, जो प्रेजेंट इकोनॉमी है, ये क्या है? कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी, जहां पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जाता है लार्ज क्वांटिटीज में। ठीक है। उसके बाद जो सिंपल इकोनॉमी है, यहां पे जो टेक्निक यूज होती है ना, वो बिल्कुल सिंपल होती है। लेकिन कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी में टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन बहुत ही बढ़िया किस्म की होती है। सिंपल इकोनॉमी में बार्टर सिस्टम का इस्तेमाल होता है। बार्टर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम पुराने जमाने में होता था जहां पे चीजों को चीजों के लिए एक्सचेंज किया जाता है। अभी भी कभी कभार होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल दो हमसाए होते हैं, हम उनको कोई एक चीज देते हैं, उसके बदले में वो दूसरी चीज देते हैं, तो इसको हम कहते हैं बार्टर सिस्टम, यानी गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स। ठीक है। लेकिन कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी में मनी यानी पैसे को इस्तेमाल किया जाता है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। जरा आप ऑप्शन पे आओ, देखो, क्या सिंपल इकोनॉमी में फैक्टर्स की पेमेंट होती है? यानी अगर आप लैंड को काम पे लगाओगे, क्या उसकी आपको पेमेंट मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी, चाहे चीज ही उसके बदले में मिलेगी, लेकिन पेमेंट तो मिलेगी। ठीक है। गुड्स एंड सर्विसेज, ये भी सिंपल इकोनॉमी में है। स्पेंडिंग भी है, सिर्फ डेप्रीसिएशन नहीं है, यानी वेयर एंड टियर ऑफ मशीन। जब यहाँ पे उतनी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती नहीं है, तो वो उनका वेयर एंड टियर कैसे होगा? ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है थर्ड ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्लो कॉन्सेप्ट? इनमें से कौन सा फ्लो कॉन्सेप्ट नहीं है? सबसे पहले हम समझेंगे फ्लो क्या होता है एंड स्टॉक क्या होता है। यहां पे डायग्राम से मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से समझाया है। जो हमारे पास पानी यहाँ पे गिर रहा है, ये हो गया फ्लो कॉन्सेप्ट। एंड यही पानी जब इस गिलास में जमा होगा, इसी को हम कहेंगे स्टॉक। यानी स्टॉक इज बेसिकली accumulated quantity of any commodity, यानी जो जमा हुई है, जो accumulate हुई है at a particular moment। and जो flow है, it implies the movement of commodities, यानी जो commodities है उनकी movement कहां से? सोर्स से डेस्टिनेशन तक। ठीक है। उसके बाद जो क्वांटिटी ऑफ इकोनॉमिक वेरिएबल है स्टॉक में, इनको हम मेजर करते हैं पर्टिकुलर पॉइंट, यानी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे। ठीक है। यहां पे हम पीरियड में नहीं देखते, बल्कि पॉइंट पे। जैसे मैं कहूंगा आज आपके पास कितनी मशीन हैं, आप कहोगे मेरे पास 10 मशीन है। ये मैंने आपको नहीं कहा कि आपको एक महीने में कितनी मशीन हैं, ऐसा मैंने नहीं कहा। लेकिन जब हम बात करते हैं फ्लो की, तो यहां पे मेजरमेंट होती है पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड की बात होती है। जैसे मैं कहूंगा इनकम, आपकी इनकम मंथली इनकम कितनी है, या एक साल में आपकी इनकम कितनी है, या आप एक्सपेंडिचर कर रहे हो, तो आप एक साल में कितना खर्चा करते हो, तो ये क्या हो गया? पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। अब क्वेश्चन पे आओ। अब जो प्रोडक्शन होती है, जरा मुझे बताओ, क्या प्रोडक्शन स्टॉक है या फ्लो है? ऑब्वियस सी बात है, प्रोडक्शन में फ्लो होता है, मूवमेंट्स ऑफ कमोडिटीज होती है, तो प्रोडक्शन हमारे पास क्या है? फ्लो कॉन्सेप्ट है। ठीक है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट, यानी आप खर्चा करते हो, किसी चीज पे इन्वेस्ट करते हो, ये भी हो गया फ्लो। कंजप्शन, आप खा रहे हो, ठीक है, या कोई चीज कंज्यूम कर रहे हो, तो वो भी क्या हो गया? वो भी फ्लो कॉन्सेप्ट। जो कैपिटल है, कैपिटल हमारे पास है स्टॉक कॉन्सेप्ट। ठीक है। हेंस यहां पे जो फ्लो कॉन्सेप्ट नहीं है वो है कैपिटल, दैट इज सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the two sector model, household provide factor service
टू द फर्म एंड रिसीव इनकम इन द फॉर्म ऑफ। अब देखो, जो हमारे पास टू सेक्टर मॉडल है उसमें एक होता है हाउस होल्ड, दूसरी होती है फर्म। अब जो हाउस होल्ड है वो इस फर्म को क्या देता है, फैक्टर सर्विस देता है। इसके बदले में ये हाउस होल्ड को देता है फैक्टर पेमेंट। उसके बाद ये इस फर्म के ऊपर कंजप्शन एक्सपेंडिचर करता है, इसके बदले में इसको मिलता है गुड्स एंड सर्विसेज। अब ये जो फैक्टर पेमेंट है ये क्या क्या मिलती है, ये इसको रेंट भी मिलता है, वेजेस भी मिलती हैं, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट भी मिलता है। हेंस डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स इन अ बार्टर इकोनॉमी इज नोन एज। देखो, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होगा एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स, लेकिन कौन सी इकोनॉमी में, बाटा इकोनॉमी में, जहां पे गुड्स को एक्सचेंज किया जाता है गुड्स के बदले में। यहां पे सबसे पहले हम समझेंगे रियल फ्लो एंड मनी फ्लो होता क्या है। रियल फ्लो में गुड्स को एक्सचेंज किया जाता है गुड्स के बदले में, यानी रियल। लेकिन मनी फ्लो जैसा नाम वैसा काम, एक्सचेंज फॉर मनी, बस इतना ही आपके लिए काफी है। देखो यहाँ पे रियल फ्लो आएगा क्योंकि फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की यहाँ पे बात हो रही है, और कौन से सिस्टम में, बार्टर सिस्टम में। ठीक है, बार्टर सिस्टम में जो मनी है वो अभी इन्वेंट हुआ ही नहीं था। हेंस बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statement is not true with respect to a circular flow of income। यहां पे हमारे पास तीन स्टेटमेंट गिवन है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। सबसे पहले सी स्टेटमेंट, when households and firm save a part of their income it leads to a leakage from the circular flow of income। देखो ये है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अगर एक हाउस होल्ड सेव करेगा ना, जो सेव करेगा तो आगे जो यहाँ पे जो इनकम चल रही थी, जो पैसे चल रहे, जो पैसे घूम रहे थे वो अब कम होंगे, जो घूमने वो कम हो गए क्योंकि कुछ सेव हो गया, तो इसी को हम लीकेज कहते हैं। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। इंजेक्शन इन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इंक्रीजेस द फ्लो ऑफ इनकम इन एन इकोनॉमी। देखो जब हम इंजेक्ट करेंगे, इंजेक्ट मतलब हम बोरो करेंगे। अब देखो यहाँ पे इनकम सर्कुलेट हो रही है, अब यहाँ पे हम किसी और से बोरो करेंगे। जब बोरो करेंगे तो जरा मुझे अब बताओ क्या यहाँ पे इनकम बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। ठीक है, हेंस सॉरी जो बी ऑप्शन है ये भी करेक्ट है। अब पहले ऑप्शन पे आते हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम डज नॉट टेक प्लेस इन केस ऑफ क्लोज्ड इकोनॉमी। देखो क्लोज्ड इकोनॉमी वो होती है, देखो जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास इंडिया है, इंडिया को हम कहेंगे क्लोज्ड इकोनॉमी अगर इंडिया किसी भी बाहर कंट्री के साथ ट्रेड नहीं करेगी, कोई भी उनके साथ फाइनेंशियल जो रिलेशनशिप है वो नहीं रहेगा, यानी खुद अपने अंदर सारा कुछ करेगा, इसी को हम कहेंगे क्लोज्ड इकोनॉमी। क्या सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एक क्लोज्ड इकोनॉमी में टैक्स प्लेस नहीं करता है? बिल्कुल करता है, जैसे ये करता है। यहाँ पे तो कोई आउट ऑफ कंट्री की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे तो सिर्फ एक फर्म और एक हाउस होल्ड की बात होती है, ये भी तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है ये क्लोज्ड इकोनॉमी में भी टेक्स प्लेस करता है, ये गलत स्टेटमेंट है। हेंस ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्लो। जल्दी से जरा आप मुझे बताओ इनमें से कौन सा फ्लो कॉन्सेप्ट है। देखो डिपॉजिट इन बैंक, बैंक के अंदर आप पैसे जमा करते हो, ठीक है, तो वो क्या हो गया, वो स्टॉक हो गया क्योंकि उसके अंदर वो जमा हो गए। जैसे मैंने एग्जांपल दी थी आपको, नल से पानी आ रहा है नीचे गिलास में जमा हो रहा है, तो ये हमारे पास हो गया स्टॉक। कैपिटल ये भी स्टॉक है, वेल्थ ये भी स्टॉक है। डेप्रिसिएशन यानी वेयर एंड टेयर ऑफ मशीन्स, ये हमारे पास क्या है, एक फ्लो कॉन्सेप्ट है। हेंस सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, ये हमारे पास प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज गिवन है। अब क्वेश्चन हमारे पास है अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करो इन द टेबल। हमारे पास टेबल है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 हॉट पॉकेट्स एंड 15 एग्स। अगर हम ये कॉम्बिनेशन लेंगे 3 हॉट पॉकेट्स एंड 15 एग्स, तो वो हमारे पास क्या होगा, आइदर एफिशिएंट होगा, इनएफिशिएंट होगा, अटेनेबल, इनअटेनेबल, यानी जो ऑप्शन हमारे पास गिवन है वो। अब देखो 3
हॉट पॉकेट्स। कहां पे 3 हॉट पॉकेट्स हैं? कहीं पे भी नहीं। यहां पे देखो 15 एग्स, एग्स हैं 15। ये हमारे पास लाइन है, एग्स और हॉट पॉकेट में पी लूंगा, ठीक है। अगर हम एग्स को यहां पे अगर हम एग्स की प्रोडक्शन करेंगे 15, तो इसके बदले में हम कर सकते हैं 6 यूनिट हम करेंगे हॉट पॉकेट्स की प्रोडक्शन। अब यहां पे इन्हें बताना है अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 हॉट पॉकेट्स, यानी 3 हॉट पॉकेट, 6 से कम, यानी यहां पे समझो आप। तो ये जो पॉइंट है ये इस करो के क्या आएगा? इनसाइड आएगा। तो इनसाइड में क्या होता है? इनसाइड में इनएफिशिएंट होता है, यानी एफिशिएंट नहीं होता है। अगर आप सेकंड ऑप्शन को देखोगे ना, एट अटेनेबल, अटेनेबल बिल्कुल है, कोई मसला नहीं, ये हम अटेन कर सकते हैं। यानी आप 3 हॉट पॉकेट आराम से बना सकते हो। हम तो 6 बना रहे हैं, 3 तो किसी खाते में नहीं है। बट इन्वॉल्व्स द अनएम्प्लॉयमेंट, यहां पे अनएम्प्लॉयमेंट हो सकती है, या हमने क्या किया है? इनएफिशिएंट यूज ऑफ सम ऑफ द सोसाइटीज रिसोर्सेज। बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, हेंस बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह का क्वेश्चन है। यहां पे हमने क्या बताना है? इन मूविंग फ्रॉम पॉइंट डी टू पॉइंट सी, अगर हम मूव करेंगे पॉइंट डी से पॉइंट सी की तरफ, द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ वन मोर हॉट पॉकेट इज, यहां पे हमने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फाइंड करनी है किसकी? वन मोर हॉट पॉकेट की। अगर हम एक एडिशनल जो हॉट पॉकेट है उसको हम प्रोड्यूस करेंगे, देखो यहां पे हमारे पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का जो फॉर्मूला है वो है व्हाट वन सैक्रिफाइस, आपने क्या सैक्रिफाइस किया उसके बाद में, सॉरी, आपने क्या सैक्रिफाइस किया किसी गेन के लिए, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला है व्हाट वन सैक्रिफाइस डिवाइडेड बाय व्हाट वन गेन। या दूसरा फॉर्मूला भी होता है टोटल रेवेन्यू माइनस इकोनॉमिक प्रॉफिट, लेकिन यहां पे ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। देखो यहां पे हम देखेंगे हॉट पॉकेट का हमने कितना इसको गेन किया, हमने कितना प्रोड्यूस किया ज्यादा। पहले हम 6 करते थे, अब हमने 9 किए, यानी कितना बढ़ा? हमारे पास बढ़ा 9 माइनस 6, यानी 3 बढ़े, ठीक है ना। तो हमारे पास गैन कितना हुआ? गैन हुआ 3 का। और सैक्रिफाइस कितना हमने खोया? खोया हमने, पहले अंडे हमारे पास 15 थे, अब हैं 11, यानी 4 हमारे पास कम हो गए, यानी 15 माइनस 11, 4 कम हुए ना, यानी 4। तो ये आएगी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी कि डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरली अ फाइनल गुड? सबसे पहले हम समझेंगे फाइनल गुड्स कहते किसको है। फाइनल गुड्स को हम कंज्यूमर गुड्स भी कहते हैं। ये वो गुड्स होते हैं जो एकदम फाइनल गुड्स होते हैं, जो बिल्कुल रेडी होते हैं, अब कंज्यूमर आएगा और इनको कंज्यूम करेगा, ठीक है। और इंटरमीडिएट गुड्स कौन से गुड्स होते हैं? जिनको हम इस्तेमाल करते हैं दूसरे गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए, जैसे यहां पे कॉटन है, ठीक है। ये हो गया पहले ऑप्शन एलिमिनेट। अब यहां पे क्वेश्चन है नेसेसरली, यानी होना ही होना चाहिए वो फाइनल गुड। अ पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ ट्री, ये हो भी सकता है फाइनल गुड, नहीं भी हो सकता है, लेकिन यहां पे नेसेसरली बोला है इसलिए ये ऑप्शन नहीं आएगा। अब क्लॉथिंग, क्लॉथिंग भी फाइनल गुड्स भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। जैसे बहुत सारे कपड़े आप शॉप से खरीदते हो, फिर आप टेलर को देते हो, फिर वो आपको सी के देता है, यानी ये भी एकदम फाइनल गुड्स नहीं है। एन एक्सल साइज शर्ट, अब ये जो एक्सल यानी पूरा साइज आपको फिट फार करके बताया है, यानी ये जो शर्ट है ये बिल्कुल रेडी है, यानी दिस इज फाइनल गुड। सो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैपिटल गुड? इनमें से आपने बताना है कौन सा कैपिटल गुड नहीं है। अब कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनको एक बिजनेसमैन खरीदता है इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस फिनिश्ड गुड या कंज्यूमर गुड, जिससे कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस होते हैं, उसी को हम कहते हैं कैपिटल गुड। यहाँ पे फूड एंड क्लॉथिंग ये क्या है? ये कंज्यूमर गुड्स हैं, ये कैपिटल गुड्स नहीं है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज एक रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट के साथ शेयर जरूर कीजिएगा।